नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 56 वर्षीय युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। ये अनमैरिड हैं, अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है। आगे आने वाले समय के बारे में ये जानना चाहती हैं। बीएसएनएल में ऑफिसर पद से ये रिटायर हुई हैं। आगे स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है और इसके अलावा विवाह से संबंधित भी इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं और मृत्यु से संबंधित भी कुछ इनके प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है यहां पर वृश्चिक लग्न की और यहां पर राशि देखें तो चंद्रमा सिंह राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और सिंह राशि की। लग्न का मान 29 डिग्री का है, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। मैंने इनसे कंफर्म किया कि इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की ही है। इनकी कुंडली को देखें, यहां पर लग्नेश मंगल बनते हैं जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं 12 डिग्री के साथ। यहां पर मंगल उच्च के नजर आ रहे हैं। यहां पर मकर राशि में मंगल बैठे हुए हैं, बलाबल भी बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए सूर्य साथ में बैठे हुए हैं और मंगल यहां पर अस्त के हो गए, यानी कि लग्नेश उच्च का तो जरूर है लेकिन अस्त का हो गया। इसका मतलब लग्न के पास जो बल है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लग्न का मान 29 डिग्री का है, तो वहां पर भी लग्न कमजोर हुआ और लग्नेश अस्त हो गए, तो बहुत ज्यादा यहां पर जो लग्न है और लग्नेश वो कमजोर माना जाएगा। तीसरे भाव में मंगल देव जाकर के बैठे हुए, देखिए लग्नेश मंगल है, लग्न भाव का स्वामी, यानी कि शरीर भाव के स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं। मेहनत दौड़ भाग के भाव में जाकर के मंगल बैठे हुए, यानी कि व्यक्ति को ये दौड़ाएंगे, खपाएंगे, मेहनत करवाएंगे। तो मेहनत के बाद ही जीवन में सब कुछ मिलने वाला है आपको। द्वितीय भाव की तरफ चलें तो बुध और केतु यहां पर युति बना करके बैठे हुए हैं। देखिए बुध और केतु या बुध और राहु साथ में बैठ जाएं तो इसे कुंडली में हम जड़त्व दोष का नाम देते हैं। जड़त्व दोष बन जाता है कुंडली में। यहां पर बुध को देखें, इस कुंडली में बुध कौन है तो बुध मारक ग्रह है। देखिए बुध इस कुंडली में देखा जाए तो वो अष्टमेश है और लाभेश है, तो मारक ग्रह माने जाएंगे। और जाकर के द्वितीय भाव में बुध यहां पर बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार वालों के साथ संबंध का। तो यहां पर बुध बैठे हुए हैं। अब लाभेश जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, तो यहां पर ये धन योग या महाधनी योग बना दे रहे हैं। तो धन के लिए बुध का द्वितीय भाव में जाकर के बैठना बढ़िया माना जाएगा। तात्कालिक मैत्री में है ये गुरु के साथ, तो धन के लिए तो यहां पर स्थिति बढ़िया हो गई। राहु यहां पर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, बुध के ऊपर दृष्टि है और केतु साथ में बैठा हुआ है बुध के। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मन है या व्यक्ति की जो बुद्धि है उसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मन है वो भी परेशान रहने वाला है। देखिए मन का जो कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, तय है। लेकिन जब मन व्यक्ति का कई बार कमजोर हो जाए तो कौन साथ देता है, तो वो है व्यक्ति की बुद्धि। और यहां पर जड़त्व दोष बना हुआ है, तो कई बार निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। द्वितीय भाव में यहां पर जड़त्व दोष बन रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड नजर आ रही है। कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी जो है सहयोग बहुत ज्यादा यहां पर नहीं नजर आ रहा है, या तो पारिवारिक सुख कम नजर आ रहा है। यहां पर बुध 22 डिग्री का है, वृद्ध अवस्था का है, बलाबल बढ़िया है बुध के पास। केतु देखा जाए 16 डिग्री का केतु यहां पर अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं और धन भाव में केतु बैठे हुए हैं गुरु की राशि में, और गुरु
त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो यहां पर बैठा हुआ केतु धन देने का कार्य करेगा, धन वगैरह देने में कोई परेशानी नहीं है। केतु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर शत्रुओं को मारने का काम करेंगे, शत्रुओं से बचाएंगे आपको। और केतु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, केतु की दशा वगैरह में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और देखिए केतु आपके चंद्रमा को देख रहा है तो मन को कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला होगा, मन को भी परेशान करने वाला होगा। अभी मैंने क्या बताया कि बुद्धि को परेशान कर रहे थे राहु केतु, लेकिन अब केतु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी जा रही है, इसका मतलब ये आपके मन को भी परेशान करने वाला होगा। आपने विवाह नहीं किया है तो निश्चित रूप से जरूर कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी, कोई कारण रहा होगा, और पारिवारिक लाइफ तो निश्चित रूप से नहीं ही रही होगी इस वजह से, और परेशानी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, और मानसिक परेशानी सीधी सी बात है व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेगी। बलाबल बढ़िया है केतु के पास तो वो रिजल्ट पूरी तरह से देने में कैपेबल है। तीसरे भाव में चलते हैं, सूर्य और मंगल यहां पर युति बना करके बैठे हुए हैं, पराक्रम योग बन जाता है तीसरे भाव में। सूर्य यहां पर मकर राशि में जरूर है लेकिन तात्कालिक मैत्री में है शनिदेव के साथ, तो यहां पर सूर्य कर्मेश है, यानी कि करियर प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, साथ में मंगल है। आप अपने पराक्रम से दुनिया का कोई भी कार्य कर सकती हैं, कितनी भी ऊंचाई तक आप जा सकती हैं अपनी मेहनत के बदौलत, क्योंकि लग्नेश बनते हैं मंगल मेहनत के भाव में, करियर के स्वामी ग्रह बनते हैं वो भी मेहनत के भाव में, और सूर्य और मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह पराक्रम के ही भाव में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहां पर ये दोनों ही ग्रह बढ़िया रिजल्ट देते हैं, मेहनत के बाद सफलता देते हैं। तो मेहनत करिए, खूब सफलता देखने को मिलेगी। 16 डिग्री के सूर्य हैं, युवावस्था के हैं, बलाबल पूरा है, दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन भाव के ऊपर, तो मेहनत के बाद ये सारी चीजें आप हासिल कर सकती हैं। विदेश वगैरह की यात्राएं भी आप कर सकती हैं। शनि यहां पर देख लेते हैं, कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि और शुक्र की युति हुई है। शनि यहां पर 0 डिग्री के साथ हैं और अस्त के भी हैं। शनि अस्त के हैं क्योंकि वो सूर्य के समीप बैठ गए, भले ही वो अलग भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन डिग्री वाइज देखें तो शनि यहां पर अस्त के हो जाएंगे, तो बल कुछ कम हो जाएगा शनि का। ऐसा नहीं है कि शनि निष्प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उनका बल यहां पर कम हो जाएगा। इस कुंडली में शनि को देखें तो शनि एक समग्रह है, न कारक है ना तो मारक है। चतुर्थ भाव में बैठ करके शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, और यहां पर जो शनिदेव है वो शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। अब समग्रह है लेकिन शश महापुरुष योग बन रहा है तो यह प्रॉपर्टी के सुखों के लिए बढ़िया है। कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में यह बन रहा है तो जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सुख शनि देते हैं। नौकर चाकर का भी सुख यहां पर शनिदेव आपको दे सकते हैं, आप चाहें तो इनसे जुड़ा लाभ भी आप उठा सकती हैं। शुक्र साथ में बैठा हुआ है, 23 डिग्री का शुक्र यहां पर शनि के साथ में विराजमान है। देखिए शुक्र जो है यहां पर वृद्ध अवस्था के हैं। इस कुंडली में मारक ग्रह है शुक्र, सप्तमेश है और द्वादशेश है, यानी कि विवाह का जो भाव है वो शुक्र के अंतर्गत है, और खर्च और विदेश भाव भी शुक्र के अंतर्गत है। जाकर के चतुर्थ भाव में शुक्र शनि के साथ शनि की घर में बैठ गए हैं। चूंकि यहां पर साथ में बैठ गए तो तात्कालिक शत्रुता हो गई, तो यहां पर सम हो गए ये शनि के साथ। देखा जाए तो यहां पर विवाह भाव के स्वामी ग्रह शुक्र का जाकर के चतुर्थ भाव में बैठना कोई खराब रिजल्ट नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहां पर ये विवाह के लिए बहुत बुरे हो गए। देखिए शुक्र का शनि के साथ बैठना या शुक्र का बुध के साथ बैठना निश्चित रूप से विवाह संबंधित परेशानी देता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये विवाह होने ही नहीं देगा, ऐसा नहीं कह सकते। और इसकी डिग्री को आप देखें यदि तो शनि 0 डिग्री के हैं, अस्त हैं, और बुध माफ करिए शुक्र 23 डिग्री के हैं यहां पर, तो डिग्री वाइज भी इन दोनों में बहुत ज्यादा फासला है। तो यहां नहीं कह सकते कि सिर्फ यही एक वजह रही जिस वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी यहां पर देखने को मिल रही है। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, करियर वगैरह में थोड़ी परेशानी शुक्र की दशा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए आपको शुक्र मारक ग्रह है इस कुंडली में। बलाबल 50% का शुक्र के पास माना जाएगा, वृद्ध अवस्था के शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु 21 डिग्री के साथ कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव होता है संतान का। संतान सुख के लिए, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए देखते हैं, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के लिए भी हम देखते हैं। गुरु यहां पर अपनी स्व राशि में बैठे हुए हैं, अपनी साधारण राशि में यहां पर गुरु बैठे हुए हैं,
तो पंचम भाव आपका बलवान हो जाएगा, जो संतान का भाव है वो बलवान हो जाएगा। देखिए निश्चित रूप से आप अविवाहित हैं तो संतान का सुख तो नहीं नजर आएगा आपको लाइफ में, लेकिन यहां पर आपका पंचम भाव बलवान नजर आ रहा है, तो शिक्षा, संतान पॉजिटिव नजर आ रही है। यहां पर ये चीजें 21 डिग्री का गुरु है, 50% का बलाबल होगा, कुमार अवस्था के यहां पर गुरु है। दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य संबंधित लाभ, और लग्न के ऊपर दृष्टि डाल करके आपको ये गुरु ज्ञान देने वाला होगा। राहु के ऊपर चलते हैं। अष्टम भाव में राहु 16 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए बलाबल बहुत अच्छा है राहु के पास। अष्टम भाव में राहु उच्च की राशि में बैठा हुआ है, अपनी उच्च की राशि में राहु बैठे हुए हैं और बुध के घर में है, और बुध द्वितीय भाव में है, ना तो केंद्र में है ना त्रिकोण में है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि बुध राहु को देख रहा है और अपने भाव को भी बुध देख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। देखिए अष्टम भाव में राहु को अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव विवाह से सुख का है, ध्यान से समझिए। सप्तम भाव विवाह का है, और सप्तम से द्वितीय कौन सा भाव आता है, तो अष्टम भाव। इसे हम कहते हैं विवाह से सुख का भाव। यहां पर राहु का बैठना या किसी भी पापी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। वो वैवाहिक सुख में थोड़ी परेशानी देते हैं। तो यहां पर राहु वैवाहिक सुख में परेशानी दे सकते हैं। जीवन में अचानक से कोई बदलाव राहु ला सकते हैं, अचानक से जीवन में कोई सडन चेंज दे सकते हैं। राहु उच्च का है तो यहां पर अचानक से आपको धन वगैरह भी राहु दे सकता है। दृष्टि पड़ेगी राहु के 12वें भाव के ऊपर, विदेश की यात्राएं, धन का व्यय राहु करवाएंगे। दृष्टि पड़ेगी बुध के ऊपर और द्वितीय भाव के ऊपर धन देंगे, और कहीं ना कहीं आपके माइंड को भी ये परेशान करने वाला होगा। और राहु देखेगा कुंडली के चतुर्थ भाव को, चतुर्थ भाव होता है सुख का स्थान। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर तो कहीं ना कहीं सुखों को लेकर के भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। शनि की राशि को देखेंगे, कोई विशेष परेशानी तो नहीं देंगे, लेकिन अष्टमस्थ राहु है, इसे हम अच्छा नहीं कह सकते। भले ही उच्च की राशि में है, लेकिन अष्टम भाव में राहु का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा दसम भाव में, करियर भाव में बैठे हुए हैं। 12 डिग्री का चंद्रमा है, बलाबल बहुत अच्छा है चंद्रमा के पास, भाग्येश है। जाकर के दसम भाव में चंद्रमा यहां पर विराजमान है। देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, और सूर्य की राशि में यहां पर चंद्रमा विराजमान है। ध्यान से देखिए इस चंद्रमा को, पीछे कोई ग्रह नहीं, साथ में कोई ग्रह नहीं, और आगे कोई ग्रह नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रुम दोष का लग जाना। केमद्रुम दोष लगने की वजह से व्यक्ति का जो मन है वो अशांत रहता है। व्यक्ति कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाए, मन अशांत रहता है व्यक्ति का। तो यहां पर चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है तो आपके मन को ये अशांत कर रहा है। इस चंद्रमा के ऊपर एक तो केतु की दृष्टि है और दूसरा शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर शनि और मंगल अस्त नहीं होते तो इन दोनों की भी दृष्टि यहां पर जाती, लेकिन ये दोनों अस्त है तो इसकी दृष्टि यहां पर नहीं मानी जाएगी। तो शुक्र की दृष्टि तो काफी हद तक चंद्रमा के ऊपर अच्छी दृष्टि मानी जाएगी, शुभ दृष्टि मानी जाएगी। भले ही शुक्र इस कुंडली में कारक ना हो, लेकिन वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केतु की दृष्टि मन को और ज्यादा पीड़ित करने वाली होगी। तो यहां पर केमद्रुम दोष की वजह से मन अशांत रह सकता है, लेकिन करियर के लिए, भाग्य के लिए चंद्रमा का यहां पर बैठना बढ़िया है। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो दशा आपको फिलहाल राहु की ही चल रही है। 2007 से 15 सितंबर 2007 से आपको राहु की महादशा चल रही है, जो कि 15 सितंबर 2025 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा इस वक्त आपको चल रही है, जो कि 3 अप्रैल 2022 तक आपको रहने वाली है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आमतौर पर बढ़िया रिजल्ट देने वाली होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दोनों ही ग्रह इस कुंडली में कुछ खास अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि शुक्र मारक ग्रह है और राहु भी अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। प्रश्नों को ले लेते हैं। और हां, प्रश्नों पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली को हम पहले ही एनालाइज करते हैं और फिर इनके प्रश्नों को लेते हैं। नवमांश कुंडली मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए देखते हैं। एक तो पहला तो विवाह, और दूसरा ग्रहों के बलाबल को जानने के लिए कि ग्रहों के पास असली में कितना बल है, ये देखने के लिए भी हम, ये जानने के लिए भी हम नवमांश को देखते हैं। तो इनकी नवमांश कुंडली की बात की जाए तो वो 12 नंबर से शुरू हो रही है, यानी कि मीन लग्न
वहां पर आ रहा है। राहु लग्न में बैठे हुए हैं, राहु लग्न में बैठे हुए हैं, केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये विवाह के लिए अच्छा नहीं है, वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। गुरु लग्नेश बनते हैं नवमांश कुंडली में और वो नीच की राशि में जाकर के मकर राशि में बैठे हुए हैं। यहां जो गुरु स्वग्रही नजर आ रहा है, ये गुरु नीच की राशि में जाकर के नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है। शनि वहां पर अच्छे हैं, उच्च के हैं, और चंद्रमा की स्थिति भी ठीक नजर आ रही है। हालांकि मंगल जो यहां उच्च के नजर आ रहे हैं, वो मंगल नीच की राशि में जाकर के नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं। देखिए, विवाह को लेकर के हम फोकस करें तो यहां पर जो सप्तमेश है आपका शुक्र, वो शुक्र वहां पर अपनी स्वराशि में जाकर के बैठे हुए, वृषभ राशि का शुक्र है, तो वो एक पॉजिटिव साइन हो गया नवमांश के लिए, आपके विवाह के लिए। लेकिन राहु का लग्न में बैठना, केतु का सप्तम में बैठना और गुरु का नीच का होना, ये मेजर नेगेटिव पॉइंट है आपके विवाह के लिए और नवमांश कुंडली के लिए। एक बात और जान लीजिए कि जो वहां सप्तमेश है, जहां पर केतु बैठा हुआ है, वहां 6 नंबर लिखा हुआ यानी कन्या राशि, और उसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, जो कि अष्टम भाव में जाकर के शनि के साथ बैठे हुए हैं। ये भी वीक पॉइंट बनता है विवाह के लिए। तो नवमांश कुंडली गहराई से इस बात को बता रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में या विवाह में ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। विवाह नहीं हुआ है, अनमैरिड हैं, और इनका एक प्रश्न है, विवाह नहीं होने का कोई एस्ट्रोलॉजिकल कारण। इसको हम एक ही प्रश्न मान लें और इस कुंडली को देखते हैं। देखिए, विवाह की बात की जाए तो एक स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और गुरु की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोहरा देता हूं, सप्तम भाव, सप्तमेश और गुरु, इस 3 ग्रह की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विवाह के लिए। इनका गुरु बढ़िया है, इनका सप्तमेश जो शुक्र है वो भी केंद्र में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो उसकी भी कंडीशन कोई बहुत खराब नहीं है, उसकी भी कंडीशन कोई बहुत खराब नहीं है। हालांकि शनि का साथ में बैठना ये वीक पॉइंट जरूर है, ये वीक पॉइंट बनता है। इसके अलावा द्वितीय भाव, सप्तम भाव और कुंडली के 11वें भाव को भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं विवाह से जोड़ करके, क्योंकि ये फैमिली लाइफ का भाव है, ये कहीं ना कहीं डिजायर के फुलफिल होने का भाव है, ये आपके डिजायर्स के फुलफिलमेंट का भाव होता है। कौन सा? तो कुंडली का 11वां भाव, और सप्तम भाव तो विवाह का होता ही है। तो यहां पर कुंडली के 11वें भाव के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं, वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, राहु केतु एक्सिस में है। तो 11वां भाव और दूसरा भाव आपका वीक हो गया। सप्तमेश जो शुक्र है वो शनि के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इसको मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि शनि अस्त का है और 0 डिग्री का है, और इन दोनों के बीच में डिग्री का बहुत ज्यादा फासला है। तो यहां पर जो आपकी लग्न कुंडली है वो बहुत खराब नजर नहीं आ रही है। कुछ दोष जरूर हैं, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि बहुत खराब योग है। लेकिन आपकी जो नवमांश कुंडली है, जो कि सूक्ष्म रूप से विवाह के लिए हम देखते हैं, जो कि सूक्ष्म कुंडली होती है खास करके विवाह के लिए, वहां पर जो विवाह की स्थिति है वो निश्चित रूप से डाउन नजर आ रही है। तो नवमांश कुंडली एक क्लियर पिक्चर दे रहा है कि वैवाहिक जीवन में या विवाह में परेशानी आएगी। डिनायल ऑफ मैरिज लग्न चार्ट को देख करके नहीं दिया जा सकता है। निश्चित रूप से विवाह में परेशानी है, यह बताया जा सकता है। राहु का अष्टम भाव में बैठना वैवाहिक सुख के लिए ये अच्छा नहीं है। किसी की भी कुंडली आप उठा करके देख लीजिए, यदि उनके अष्टम भाव में पापक ग्रह है, चाहे वो मंगल हो या राहु हो या शनि हो या केतु हो, निश्चित रूप से उनका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक कि वो ग्रह वहां पर स्वग्रही ना हो जाए। राहु केतु का तो कोई अपना साइन होता नहीं है, लेकिन बाकी के ग्रह जैसे कि मंगल और शनि यहीं पर बैठे हैं, लेकिन स्वग्रही हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज परेशानी आएगी। प्रश्नों को ले लेते हैं। विवाह नहीं हुआ, कारण मैंने बता दिया। बीएसएनएल में ऑफिसर पद से ये रिटायर हुए। मैंने आपको बताया था कि सूर्य मंगल की स्थिति ये बात बता रही है कि मेहनत करके जीवन में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसमें कोई खास परेशानी नहीं नजर आती है। लेकिन हाँ, मेहनत जरूरी है आपके लिए, मेहनत के बाद आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकती हैं। गुरु आपके भाग्य भाव को देख रहा है उच्च की दृष्टि से, मतलब 4 नंबर की राशि उच्च की होती है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहां पर, तो आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है।
आगे जीवन के बारे में जानना चाहती है, देखिए राहु की महादशा 2025 तक है, उतार चढ़ाव तब तक बना रहेगा। और राहु की महादशा के बाद गुरु की अंतर्दशा आती है। गुरु की अंतर्दशा कुछ हद तक आपके लिए बढ़िया मानी जाएगी और थोड़ा और पॉजिटिव करके गुरु को आप लाभ ले सकती हैं। लग्न कुंडली को देखें तो कहीं से भी गुरु खराब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नवमांश कुंडली में गुरु नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ, इसका मतलब कि गुरु के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु की दशा आपके लिए बढ़िया जाएगी, ये तय है। आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य को लेकर के कोई मेजर परेशानी गुरु की दशा में नजर नहीं आ रही। राहु की दशा में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसके बाद जो है अचानक से, देखिए राहु जो है अचानक से रिजल्ट देता है, तो अचानक से स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी राहु दे सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि बुध की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स को कम करने वाली होगी, यानी कि एक पॉजिटिव साइन है। जीवन में कोई रोग होने के योग, इन्होंने पूछा है कि जीवन में आगे कोई विशेष रोग होने का योग नजर आ रहा है। देखिए ऐसी कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है आपकी कुंडली में। और राहु की दशा जो है यदि ये अच्छे से निकल जाती है तो कोई खास परेशानी नहीं है। अष्टम भाव में राहु है, ये अचानक से कोई परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और परेशान होने जैसा नहीं है कुछ। स्किन की डिजीज हो सकती है क्योंकि बुध राहु केतु एक्सेस के ऊपर नजर आ रहा है। ये जानना चाहती हैं कि मृत्यु कैसे होगी, आराम से या फिर दर्दनाक तरीके से। देखिए आपकी मृत्यु आराम से हो इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, और अचानक से हो आपकी मृत्यु किसी भी तरीके से हो सकती है, अचानक से हो इसके चांसेस भी ज्यादा हैं। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों मैंने ऐसा कहा। राहु अष्टम में बैठा हुआ है तो सडन रिजल्ट्स ये देने वाला होता है, और बुध जो कि बनता है सप्तमेश, उसकी दृष्टि माफ करिए अष्टमेश, उसकी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको, और राहु के बैठे होने की वजह से अचानक से मृत्यु आए इसके चांसेस ज्यादा हैं। इनका आखिरी प्रश्न है कि आगे विवाह के कुंडली में योग है या नहीं, मतलब इस जीवन में क्या विवाह का कोई योग बनता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं। देखिए अप्रैल 2022 तक यदि आपका विवाह संभव है तो वहां तक हो सकता है। कब तक? तो 3 अप्रैल 2022 तक। कुंडली निश्चित रूप से कमजोर है, लेकिन अप्रैल 2022 तक, 3 अप्रैल 2022 तक विवाह के योग बने हुए हैं। आप चाहें तो विवाह कर सकती हैं। सितंबर 2020 से ये योग और ज्यादा प्रभावी रूप में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अचानक से आपका विवाह हो जाए। राहु का गोचर, राहु केतु का गोचर और आपकी राहु और शुक्र की दशा आपको विवाह में कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति करवाते हुए दिख रहे हैं, या फिर विवाह आपका हो सकता है इस दौरान। तो 3 अप्रैल 2022 तक का योग विवाह के लिए है, उसके आगे चांसेस बहुत ज्यादा नजर नहीं आते हैं। कुंडली मिलान कर लेंगी बेहतर रहेगा। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों से आपको आने वाले समय में लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। नित्य आपको राहु के मंत्र ओम राहवे नमः, इसका कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। नित्य ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए कम से कम 1 वर्ष तक। और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 56 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।